अपने दिमाग में कभी-कभी छोटा अपने आप को सोचते हैं कि हम बहुत छोटे हैं या हम इतना सही कर सकते हैं। लेकिन सामने वाला हो सकता है आपको कुछ बड़ी चीज़ों के लिए ट्रस्ट करे। कोई ऐसा मोमेंट था, कोई ऐसा घटना थी जिसने कि आपका पूरा जर्नी चेंज कर दिया? 2018 में व्हेन आई लॉस्ट माय मदर, तो उस टाइम पर ना एक चीज़ मुझे हिट किया था कि आई वांट टू डू समथिंग रियली बिग सो दैट आई कैन हेल्प पीपल। जब हमने स्टार्ट किया था तो आई वाज हैविंग लाइक 10,000 रुपीज इन माई बैंक अकाउंट। तो हमारा डिजाइन अप्रोच है और जो हमारा आइडियोलॉजी है टू डू फॉर द प्रोजेक्ट्स वो बहुत डिफरेंट है। इंफॉर्मेशन मिला कि हमारे पास ऑफिस स्पेस है, उस दिन हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, तो आप एक टीम हायर कर लेते हो। तो एक तरीके से आप आंसरेबल होते हो उनके लिए। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम होगा इन दी ऑफिस और फाइनेंशियली, तो उस सब चीजों के लिए आप रिस्पॉन्सिबल। तो आप थक के नहीं बैठ सकते। जो भी टाइप के बच्चे होते हैं उनके लिए हम एक स्कूल बनाते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फॉर मी एंड इट इज रियली वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैंने अपने क्लाइंट से बहुत सीखा है। Being a young entrepreneur, like at my age when I started off, तो मतलब people used to not take us very seriously। मेरा कॉन्ट्रैक्टर सोचेगा इसका उम्र तो इतना है नहीं कि मैं इससे क्वेश्चन, एक तो एक वो मेल ईगो। I would straight away say कि it takes a lot। Hi, hi Priyanshi. Welcome to this Desi Grit. Thank you for agreeing to be part of this journey. प्रियांशी जो हैं ये एक आर्किटेक्ट हैं और इन्होंने इनकी एक अपनी टीम है लगभग 6 लोगों की, ग्वालियर से काम करती हैं और इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ऑन्टोजेनेसिस डिजाइन स्टूडियो. इज दैट करेक्ट? ओके. So Priyanshi, why don't you just first start with telling us what is this why this name? When I was looking for a word to name my company, so I googled it ki what is the meaning of growth and things like that. So through that, through the Google search engine, I found a word called ontogenesis. उसका मतलब होता है to grow. So I took it in that sense। मुझे उस टाइम नहीं पता था कि ये थोड़ा टंग ट्विस्टर होगा और टफ होगा लोगों को बोलने के लिए। तो कैसा लग रहा है अब ये 3-4 साल हो गए आपको अपनी ये फर्म बनाए हुए, अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाए हुए? तो हाउ डू यू फील टुडे व्हेन यू लुक बैक लास्ट 3-4 years? It was a roller coaster ride, actually. So I started. I started back in 2020 with the idea to do some projects of my own. So during that time मैं कॉलेज से पास आउट नहीं हुई थी। मेरा जो बैच था वो 2025 से 2020 तक का आर्किटेक्चर का था। बट 2020 से पहले ही आई वॉज हैविंग दिस थॉट इन माई माइंड कि मुझे कुछ के प्रोजेक्ट्स करने हैं। तो आई वॉज वर्किंग विद अ फर्म एंड taking experience here and there. So one of my dad's friend, he came to my house and asked, he was telling me कि मैं अपना घर renovate कर रहा हूँ, so I'm looking for an architect and things like that. So I said कि why don't you just take me as an architect? तो consider me as an architect. तो he asked कि आप आ जाइए एक बार देख लीजिए। तो I took that project and I started doing working full time for that project and I was also working with a firm during that time। तो उसको ट्रांसफॉर्म करते करते आई गॉट टू लर्न अ लॉट। मतलब जब मैं किसी फर्म में काम कर रही थी तो मैं थ्योरेटिकली मतलब वो चीजें कर रही थी बट प्रैक्टिकली जो साइट नॉलेज होता है वो लैक कर रहा। थ्रू दैट प्रोजेक्ट आई गॉट अंडरस्टैंडिंग कि कैसे साइट पर काम होता है और किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती है, लेबर को कैसे डील किया जाता है। वो प्रोजेक्ट खत्म करते करते आई गॉट अ लॉट ऑफ लर्न। उसके बाद ओके, सो डिजाइन के साथ साथ एग्जीक्यूशन और डिजाइन आल्सो आपने करना शुरू कर दिया उस प्रोजेक्ट के दौरान? जी जी। इनिशियली एक आइडिया था कि मुझे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है सिटी से, देन उसके बाद फिर यहाँ से जैसे यूजुअल सारे बच्चे माइग्रेट करते हैं, कोई बड़ी सिटी में जाना है, फिर प्रैक्टिस मतलब लर्निंग लेनी है, देन उसके बाद फिर कुछ 5-6 साल बाद अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करना है।
ये आइडिया था कि चलिए ठीक है, अभी यहाँ पर हूँ तो जॉब ले लेती हूँ। एक जॉब मैंने यहाँ पर करना स्टार्ट कर दिया था 2020 में, और मैं साथ साथ अपने खुद के प्रोजेक्ट्स भी कर रही थी। तो आई स्टार्टेड पोस्टिंग दोज प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन। तो ये ऑन्टोजेनेसिस नाम रख के मैंने इंस्टाग्राम पे अपना एक अकाउंट बनाया और अपना जो भी काम था वो पुट आउट करना स्टार्ट कर दिया। तो हम बहुत छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स कर रहे थे। ग्वालियर ग्वालियर के आसपास मुरैना में मुझे एक कैफ़े का प्रोजेक्ट मिला था, तो मैं वो कर रही थी। ग्वालियर में एक रेज़िडेंस कर रही थी, साथ-साथ अपना जॉब करती थी। तो ऐसा इस तरीके से कहानी रहती थी कि सुबह 6:30 बजे जागो, अ, यहाँ से बस लो, मुरैना जाओ, अपनी साइट्स देखो क्या काम हो रहा है, वहां से लेट आओ। अराउंड 10 साढ़े 10 बजे का मेरा ऑफिस होता था, मैं 11 बजे पहुंचती थी। फिर मैं डांट खाती थी अपने बॉस से क्योंकि मैं लेट आई हूँ ऑफिस के लिए, बट आई वॉज ऑल्सो बिल्डिंग समथिंग ऑफ माई ओन। सो वो डांट खा के फिर मैं काम करती थी पूरे दिन। फिर उसके बाद शाम को फिर घर जाके फिर अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करती थी। इस तरीके से स्ट्रगल करती थी ड्यूरिंग दैट टाइम। तो हम्म। फिर हमने अपना काम आउट करना चालू किया इंस्टाग्राम पे। तो प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया, शी saw us on Instagram. She approached us for a project to do a cafe in the palace. तो हमने वो डिजाइन किया। तो एक सो थोड़ा सा सिंधियास के पैलेस के लिए। जी जी। तो हम्म। हमने वो डिजाइन किया। तो थोड़ा-सा एक बहुत उस टाइम पर बहुत एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि येस आई कैन डू इट, समथिंग ऑफ माय ओन, ऐसा करके। तो आई जस्ट लेफ्ट दैट जॉब एंड स्टार्टेड वर्किंग फुल टाइम। तो 2021 मार्च में मैंने अपना जॉब छोड़ दिया था, और उसके बाद टोटली ऑन्टोजेनेसिस को अपना पूरा टाइम दिया। तो सेम टाइम पर अभिषेक जो मेरे को फाउंडर हैं वो भी आ गए थे ग्वालियर। तो वी वर टू ऑफ अस वर डूइंग ऑल दोज प्रोजेक्ट्स। उसके बाद हमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स ऑफर हुए। एंड देन राइट नाउ वी आर डूइंग लार्ज स्केल इंस्टीट्यूशन प्रोजेक्ट्स एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स। ओके। तो आप थोड़ा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे। डू यू कम फ्रॉम द बिजनेस फैमिली और? एक्चुअली मेरे फैमिली में दूर दूर तक कोई भी बिजनेस से किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है। सो हम्म। मेरे फादर इज अ जर्नलिस्ट। मेरी जो मदर थी वो होम मेकर है। और फिर जो मेरे दादाजी, ही वाज वर्किंग विद मेडिकल, वाज वर्किंग इन अ मेडिकल फील्ड। तो कोई भी दूर दूर तक बिजनेस फैमिली से बिजनेस नहीं है। से। तो फिर हिम्मत कैसे आई कि अ, ये शुरू करना चाहिए? वो तो मुझे भी नहीं पता। आई वॉज लाइक, आई थिंक जो कॉन्फिडेंस मेरा बिल्ड हुआ है वो लोगों के ट्रस्ट की वजह से। हम्म। अगर अगर उस टाइम पर जो सिंधियास की तरफ से मुझे कॉल आया कि आप ये वाला हमारा एक प्रोजेक्ट है करिए, तो अगर नहीं आता उस टाइम पर तो शायद वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता। आप सोचिए, इस छोटे से शहर के लिए उस टाइम पर सिंधियास वर अ बिगेस्ट थिंग। तो अगर या वो अप्रोच कर रहे हैं तो कुछ बात तो होगा। यू मस्ट बी डूइंग समथिंग राइट। या वो एक या। थॉट प्रोसेस चेंज हुआ एंड वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। देन उसके बाद हमने, जिस यूनिवर्सिटी से मैं पास आउट हुई हूँ, उनके उनके ओनर के पास हम गए। तो हमने उनको बताया कि हमने ये कंपनी स्टार्ट किया है। तो मेरा वो आइडिया नहीं था कि उनको बता के हम कुछ छोटा काम लेने का सोच रहे थे कि आसपास हमें कुछ छोटा काम मिल जाएगा। बट उनको इंटरेस्ट आया कि वो हमें खुद का जो उनकी बिल्डिंग का एक मेन काम था वो हमें ऑफर करना चाहते थे। सो हम अपने दिमाग में कभी कभी छोटा अपने आप को सोचते हैं कि हम बहुत छोटे हैं या हम इतना सही कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला हो सकता है आपको कुछ बड़ी चीजों के लिए ट्रस्ट करे। तो वो जो ट्रस्ट किया गया हमको, उसकी वजह से हम आगे बढ़े। कि वो कोई ऐसा मोमेंट था, कोई ऐसा घटना थी जिसने कि आपका पूरा जर्नी चेंज कर दिया? सो व्हाट वाज द मोमेंट दैट चेंज्ड एवरीथिंग फॉर यू व्हेन यू स्टार्टेड एंड देन द वे एवरीथिंग मूव्ड? तो 2018 में व्हेन आई लॉस्ट माय मदर, तो उस लॉस्ट माय मदर विद डिसीज, किडनी डिसीज। तो शी लॉस्ट
both of our kidneys. तो जो किडनी डिसीज होता है उसका कोई इलाज नहीं है, मतलब एज सच। आपने बहुत बड़े बड़े लोगों को भी देखा होगा, अपनी बॉडी, मतलब लोग नहीं रहते हैं, मतलब अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट भी करवा लेते हैं तब भी पॉसिबल नहीं होता है कि आप, चांसेस बहुत कम होते हैं कि आप सरवाइव करें या नहीं। तो मुझे लगा कि शायद ये मेडिकल फील्ड में बहुत बड़ा एक होल है, या जो मुझे अ, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अगर मैं इकट्ठा करती हूँ तो शायद मैं ऐसा कोई इंस्टीट्यूट बनाऊं या लेटर ऑन कुछ ऐसा करूं जिससे मैं इसको हील कर सकूं। तो ये 2018 में मेरे दिमाग में थॉट आया था व्हेन आई लॉस्ट। तो उस टाइम पर ना अ, एक चीज मुझे हिट किया था कि आई वांट टू डू समथिंग रियली बिग सो दैट आई कैन हेल्प पीपल विथ, जो कि जिनका हेल्थ सही नहीं रहता है, किसी भी वे में मैं लोगों को मदद करना चाहती थी। मतलब आई वांटेड टू स्टार्ट समथिंग एनजीओ या ऐसा कुछ मेरे दिमाग में बहुत पहले से था। बट वो काम कैसे करा जा सकता है जब तक आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं या आपके पास फंडिंग नहीं है या पैसा नहीं है, तब तक आप किसी को मदद नहीं कर सकते। तो अगर मैं एक जॉब करती हूँ तो मैं सिर्फ अपना पालन पोषण कर सकती हूँ या मैं अपने घर वालों का पालन पोषण अच्छे से कर सकती हूँ। बट अगर मुझे किसी और को मदद करना है या किसी का हेल्प करना है, तो वो जो एक फाइनेंशियली अगर मुझे स्टेबल होना है वो करने के लिए, तो मुझे बिजनेस ही करना पड़ेगा। ये मेरा थॉट प्रोसेस 2018 में हो गया। अक्सर लोग बिजनेस शुरू करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ you know building wealth for themselves, but what you have is also a motive that not only build wealth for yourself but also do it for the medical field, and that's a very nice objective to hold. आपकी आपकी जर्नी जो जिस तरीके से शुरू हुई और आज आपके पास 6 लोगों की टीम है, तो इसमें जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं पिछले 4-5 सालों में, तो सबसे हाई पॉइंट्स और सबसे लो पॉइंट्स क्या है आपके? तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जब हमने स्टार्ट किया था तो आई वॉज हैविंग लाइक 10,000 रुपीज इन माई बैंक अकाउंट, जो कि मेरा सैलरी था उस मंथ का। और ऐसा अगर आप बोलेंगे कि लो पॉइंट, तो ये आप सोचिए कि उस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया है, तो हमारे लिए कुछ भी लो, उससे नीचे तो आप कुछ भी नहीं सोच सकते। तो हमने जब स्टार्ट किया था तो वी वर नॉट श्योर कि हमारा क्या होगा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। बट बस एक चीज पे हम 100% श्योर थे कि जो हमारा डिजाइन अप्रोच है और जो हमारा आइडियोलॉजी है टू डू फॉर द प्रोजेक्ट्स, वो बहुत डिफरेंट है। तो हम हमें ये पता था कि जिस मार्केट में हम अभी है वो मार्केट तो हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, हमें बड़ा एक मार्केट टारगेट करना है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो दिस इज जस्ट लाइक अ प्रैक्टिस फील्ड विच वी आर डूइंग, मतलब जिसमें हम अभी काम कर रहे हैं। शुरुआत। तो उसकी वजह से जो हमारा कॉन्फिडेंस था वो बहुत ऊपर रहता था और हम अच्छे से काम करते थे। और आई डोंट थिंक जो भी एक लो टाइम, ऐसा नहीं होता कि मैं हमेशा ही मोटिवेटेड रहती हूँ या सब कुछ अच्छा अच्छा ही जाता है। तो जब भी चीजें खराब होती थी तब भी हम वही सोचते थे, हम हमारा थॉट प्रोसेस उल्टा ही रहता था कि अरे ये ड्रॉबैक आया है क्योंकि हमें इससे कुछ आगे, 2 कदम और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम हमेशा रिजॉल्व करने के एक एटीट्यूड के साथ आगे बढ़े हैं, तो उसकी वजह से मुझे लगता है हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं अभी तक। हम्म। जब हमारे अकाउंट में पैसे नहीं होते थे तब भी, जब हमारे पास प्रोजेक्ट्स नहीं होते थे तब भी। तो आज शेयर अ स्मॉल स्टोरी। जब जिस दिन सो वी वर आल्सो एसोसिएटेड विद गोल्डन इंक्यूबेशन सेंटर, जो कि हमको बहुत हेल्प किया है टू ग्रो। तो ड्यूरिंग दैट टाइम हम जब उनके पास कोवर्किंग स्पेस लेने के लिए गए थे, तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट था जिसकी वजह से हमें थोड़ी बहुत फीस मिल रही थी। बट जिस दिन वो फाइनल हुआ कि हमको कोवर्किंग स्पेस मिल जाएगा, क्योंकि उसका भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस रहता है, स्क्रीनिंग करते हैं सारा मतलब आप बहुत बड़े बड़े जो भी ऑफिशियल्स होते हैं उनके सामने एक इंटरव्यू देते हैं, फिर आप बताते हैं कि हमारा ये आइडिया था, हम इसकी वजह से काम कर रहे हैं।
तो उसके बाद एक स्क्रीनिंग प्रोसेस के बाद आपको एक ऑफिस स्पेस अलॉट होता है। तो वो पूरा स्क्रीनिंग प्रोसेस खत्म करने के जिस दिन हमें खत्म के इन्फॉर्मेशन मिला कि हमारे पास ऑफिस स्पेस है, उस दिन हमारे पास एक भी प्रोजेक्ट नहीं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट आ चुका था। हाँ, ड्यूरिंग दैट डे हम पूरा एंथुसियाज्म के साथ गए कि भाई 1 महीने हमने मेहनत किया है टू गेट अ ऑफिस स्पेस, तो हम तो जाएंगे और ऑफिस में बैठेंगे पूरा लैपटॉप लेके, पूरा सेटअप करके, छोटे छोटे प्लांट्स इधर उधर डेकोरेट करने लगे उसको। थोड़ी देर बाद एक कॉल आया मेरे पास कि मेरे पास 3,000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट है, मुझे इस पे घर बनाना है। ऑन दैट सेम डे, जिस दिन मेरे पास ऑफिस स्पेस मुझे मिला और मेरे पास काम नहीं था, और मुझे उसी दिन काम मिल गया। सो हम्म, आपका जो एक थॉट प्रोसेस होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं उस टाइम पर थक के बैठ जाती, डिप्रेस हो जाती कि नहीं अब तो मैं मेरा हो गया, मैं फोन वोन बंद करके बैठ जाती हूँ, कहीं और नौकरी देखती हूँ, तो शायद मैं इतना मेहनत करके आगे नहीं बढ़ पाती। तो वही मैं हम्म, बोल रही हूँ कि एक थॉट प्रोसेस फॉर एन एंटरप्रेन्योर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम्म, भी आपका बुरा वक्त चल रहा हो, तो आप सोचिए कि जस्ट अब कल ही आने वाला है अच्छा वक्त, इसकी वजह से ये इतना बुरा चला है। तो ऐसी इस तरीके की कौन कौन सी सिचुएशंस आई पिछले 3-4 सालों में जब लगा कि बहुत ही मुश्किल है आगे चला पाना, पता नहीं क्या होगा, एंड देन हाउ डिड यू ओवरकम दोस? आई डोंट नो, मुझे लगता है कि भगवान या जो आपका जो एक इनर सेल्फ, इनर सोल होता है, वो आपको एक शक्ति देता है कि इनिशियली तो मैं अपना और मेरे को फाउंडर है उनका ही सोच रही थी कि हम दोनों का ठीक ठीक होना चाहिए। फिर जब आप एक टीम हायर कर लेते हो, तो एक तरीके से आप आंसरेबल होते हो उनके लिए, उनके वेयर के लिए। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम होगा इन दी ऑफिस और फाइनेंशियली, तो उस सब चीजों के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो आप आप थक के नहीं बैठ सकते कि नहीं अभी नहीं हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है तो ठीक है चल जाएगा, नहीं, आपको काम करना है ड्यूरिंग योर लोएस्ट पीरियड, और आपका हाईएस्ट में तो आप कर ही रहे हो, लेकिन आपके लोएस्ट में भी आपको पुश बैक करना है, क्योंकि वो टीम जो आपके पास है वो आपकी राह देख रही है कि भाई यू आर द वन हम्म। जिनको मैंने तो जब ट्रस्ट किया। जब 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 इस तरीके की सिचुएशन है कि कुछ लोग हैं जिनकी जिम्मेवारी आपके ऊपर है, प्रोजेक्ट्स कभी हैं कभी नहीं हैं, है ना, वो ट्रू। स्थिति है, तो हाउ यू यूज टू कोप विद दैट इमोशनली, हाउ यू यूज टू कोप विद दैट सिचुएशन, दैट प्रेशर? तो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। आई गो फॉर अ रन, 6 AM रन। ओके। मतलब 30 मिनट्स का रन चाहिए मुझे। वो उसमें मैं इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ कि क्या क्या कर सकती हूँ, किसको कॉल करना है, अगर ये नहीं चल रहा है तो ये सेकेंड ऑप्शन होगा। तो जो फिजिकल एक्टिविटी होती है ना, उसके थ्रू आप बहुत टाइम वो आप खुद को देते हो, वो एक 30 मिनट का टाइम, जिसमें आप सोच सकते हो कि क्या बेस्ट वर्क करेगा आपके लिए फिजिकली। जब आप पूरा पुश कर रहे हो अपने आप को, जब आप एक बेटर शेप में आने के लिए, तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन या आपके सराउंडिंग को किस तरीके से बेटर कर सकते हो वो आप सोचते हो। तो मैं वैसे कोप अप करती हूँ और डाउट से। वो दैट मूवमेंट, दैट फिजिकल एक्सरसाइज आल्सो पुट्स यू इन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। True. तो I'm वो actually an और emotional person. I'm an emotional person, so I need to have that for myself. Mhm. Okay. Any other habit that you have which basically helps you deal with pressures of entrepreneurship? So I do sketching sometimes. Mhm. So it's a different type of sketching. So I do dot rendering. सो डॉट रेंडरिंग इज अ काइंड ऑफ आर्ट जिसमें आप कोई भी अगर पिक्चर या कुछ भी आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप एक छोटे छोटे डॉट्स, जैसे अगर आप यूजुअली देखते होंगे आर्ट तो वो लाइन से होता है, हाँ, बट मैं छोटे 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 डॉट्स से एक कोई भी पिक्चर बनाती हूँ, तो वो इट टेक्स अबाउट अ वीक, समटाइम्स 10 डेज लग जाते हैं मुझे एक पीस खत्म करने के लिए। तो वो भी मुझे समटाइम्स लगता है कि उससे भी मेरा बहुत प्रेशर रिलीज होता है। एंड आई डू प्ले गिटार ऑल्सो, तो वो भी एक हैबिट है। तो आर्ट
एंड फिजिकल एक्टिविटी, ये दो कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं जो कि मैं यूज करती हूँ। तो Okay. Tell me why you took architecture? वे स्टडी आर्किटेक्चर की क्यों ली? तो मैं बहुत एक इंट्रोवर्ट किड थी बचपन से, मतलब थोड़ा सा मुझे लगता था, मुझे ज्यादा बात करना बहुत सारे लोगों से पसंद नहीं था, या फिर मैं बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन में उतना बिलीव नहीं करती थी, मैं अपने में ही रहती थी। तो मैं जो अपने में रह के टाइम स्पेंड करती थी, तो उसमें मैं कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज पिक कर लेती थी, जैसे स्केचिंग हो गया, या फिर जैसे मैंने आपको बताया मैं गिटार पे प्ले करती हूँ, तो ये इस टाइप की डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मैं हमेशा से एक्टिव रहती थी। तो जब मैं फोर्थ क्लास में आई, तो उस टाइम पे मेरा दूसरा स्कूल शिफ्ट हुआ था, तो बहुत लोग मुझे बुली करते थे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खुलती नहीं थी लोगों से। बट वो एक डिफरेंट उनका अप्रोच ये था कि ये इस लड़की को बुली करेंगे कि ये बात नहीं करती। पर मेरा ये था कि मैं सीखती थी लोगों से कि अच्छा ये ऐसा है, मैं ऑब्जर्व करती थी, मैं बचपन से बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट रही हूँ। तो मैं ऑब्जर्व करती थी, कोई भी नई प्लेस पे जाके बहुत मुझे टाइम लगता था खुलने में। और उसकी वजह से फिर जब मैं सिक्स क्लास में आई, तब मैंने एनसीसी ज्वाइन की। तो वहां से मुझे धीरे धीरे जो मेरा जो लीडरशिप वाला जो जर्नी रहा है, वो वहां से स्टार्ट हुआ। सिक्स क्लास में मैं एनसीसी में जाने लगी, तो संडेज को क्लासेस रहते थे, तो मुझे लीडर एज अ लीडर चूज किया जाता था मोस्ट ऑफ द चीजों के लिए। पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं जबकि उतना वो भी नहीं थी, ज्यादा बात बात भी नहीं करती थी, लेकिन हमेशा जो भी फैकल्टी होते थे वो मुझे चूज करते थे एज अ मॉनिटर या हेड। तो वहां से मैं थोड़ा सा खुलना चालू हुई। फिर उसके बाद मैं उस ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो आई वॉज एक्सपोज टू आर्ट कॉलेजेस एंड एवरीथिंग। और उसी टाइम पे मैंने देखा कि मेरे नेबरहुड में कोई अपना घर बना रहा था। तो वो शायद उस टाइम पे वो आर्किटेक्ट थे। तो वहां पर एक आर्किटेक्ट जब बताता है किसी को, मेसन्स को, कि आप इस तरीके से रखिए, मतलब कुछ कियोस हो रहा था साइड पर, बट वो आए और उन्होंने जब बताया कि ये इस तरीके से लेआउट फिक्स होगा, आपको इस तरीके से लगाना है और ये काम करना है, और फिर एक सैम्पलिंग हुआ साइड पर, और वो चीज एकदम परफेक्टली हो गई। तो आई सो कि ये इस काम में बहुत एक लीडरशिप क्वालिटी है, और इस पर्सन की सब लोग सुन रहे हैं, जो भी वहां पर है, छह सात लोग काम कर रहे हैं, जो मेसन्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर है, सब लोग इस पर्सन को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और ये आदमी अपने दिमाग में सोचकर कुछ करवा रहा है इतने सारे लोगों से। हम्म। तो मुझे समझ आया कि ये कुछ ऐसा एक फील्ड है जिसमें अथॉरिटी मिलेगा मुझे। हम्म। जो लोग, क्योंकि मैं स्कूल में बुली भी हो रही थी, तो हम्म। मेरा वो था कि अथॉरिटीज देयर, तो आप लोगों को बोल सकते हो कि आप ऐसे करो या ऐसे करो, उसमें मतलब आप उनको डायरेक्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन आप समझा रहे हो कि आपको ऐसे करना चाहिए। तो जो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो उनको मैं आपकी एक्सपर्टीज ऐसे से बता जो सकती हूँ। आपको वहां पे अथॉरिटी मिलती, दैट वाज इंटरेस्टिंग फॉर यू। Yeah, and during that time I started sketching, like मेरे पास वो शायद स्केच होगा अभी। चौथी क्लास में जब मेरा एक स्कूल था, तो वो स्कूल का एक स्ट्रेट बिल्डिंग था, तो मैंने उसको स्केल में ड्रॉ किया था। और आई वाज आल्सो शॉक कि मैंने एग्जैक्टली जो मेरे विजुअलाइजेशन में था कि मैं उस स्कूल को रोज देखती थी, तो वो मैंने एज इट इज ड्रॉ कर लिया। तो वो चीज मुझे लगा था कि हाँ है, बट बिकॉज मेरे पीयर ग्रुप में इन माय स्कूल स्टूडेंट्स वर लाइक कि या तो इंजीनियरिंग करना है या मेडिकल फील्ड में जाना है, थोड़ा जॉब ड्रिवन माइंडसेट था। तो मुझे लगा कि हाँ यही यही होता है, सब लोग यही करते हैं। बट आई टुक अ स्टैंड कि नहीं, मुझे 12वीं के बाद इंजीनियरिंग नहीं करना है, या तो मुझे। पेरेंट्स ने सपोर्ट किया कि वो रेजिस्ट कर रहे थे? तो अगर मैं देखूँ तो जो आर्किटेक्चर कोर्स का जो एक फीस होता है, वो कोई भी नॉर्मल फीस, मतलब कोर्स की फीस से लाइक 3 टाइम्स और 5 टाइम्स तक होता है। तो पेरेंट्स वर लाइक कि अगर इतने से फीस में ये काम हो सकता है और फिर तुम अच्छा जॉब से अर्न कर सकती हो, तो व्हाई डोंट यू गो विद दिस थिंग। बट आई वाज काइंड ऑफ श्योर कि मुझे
आर्किटेक्चर ही परस्यू करना है मुझे। इंजीनियरिंग या मेडिसिन या जो भी जेनरिक फील्ड्स हैं उसमें नहीं जाना। हम्म। So I took a loan because obviously fees was very much. हम्म। तो आर्किटेक्चर करना बहुत टफ हो जाता है बिकॉज आप सिर्फ एक कॉलेज फीस नहीं देते हो, आपको साइट विजिट्स के लिए जाना पड़ता है, केस स्टडीज जिनको हम बोलते हैं उनके लिए जाना पड़ता है, आपको बहुत सारी शीट्स खरीदनी पड़ती है, प्रिंट्स कराने पड़ते हैं जो कि बहुत कॉस्टली होते हैं, स्टेशनरी खरीदनी पड़ती है, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। हम्म। तो वो सब कुछ आई यूज्ड टू मैनेज, मतलब आई यूज्ड टू टेक ट्यूशंस हम्म। टू मैनेज ऑल दोज एक्सपेंसेस, जो मतलब मैं बहुत लेवल तक मैच नहीं कर पा मतलब हम्म। नहीं कर पाती थी। हम्म। बट मैं अपने पेरेंट्स का थोड़ा सा बर्डन कम करने की कोशिश करती थी हम्म। कि तो क्या पढ़ाती पॉसिबल। थी आप? सो मैं इनिशियली फोर्थ क्लास का एक बच्चा था उसको ट्यूशन लेती थी। हम्म। तो उसको मैं ज्योमेट्री पढ़ाती थी, मैथ्स पढ़ाती थी, ये सब उसको समझाती थी। हम्म। तो सीबीएसई का मैक्सिमम करिकुलम। मैक्सिमम कितने बच्चों को एक साथ पढ़ाया आपने? नहीं मतलब मैं सिंगल अच्छा। बच्चों को ही देखती थी, मतलब ऐसा मैक्सिमम इकट्ठा नहीं पढ़ा है मैंने, एक किसी के घर जाके, दो बच्चों के घर जाके सिखाती थी। और मतलब समर हॉलीडेज में गिटार भी सिखाती थी। अच्छा। तो वो जो पैसे इकट्ठा हुआ ना उससे मैंने जो फर्स्ट स्टेशनरी जो मेरा खरीदा था कॉलेज का, वो मैंने उन पैसों से खरीदा था। तो इट्स लाइक अ प्राउड मोमेंट फॉर मी कि या। मैंने जो इकट्ठा किया है। हाँ। और आपका आपका अपने डिजाइन स्टूडियो को लेकर के अब आगे का क्या प्लान है? व्हाट इज दैट यू आर ड्रीमिंग अबाउट? So we want to expand more. We currently we are doing large scale institutional projects. So we have one project going on in Udaipur. That's a 3 acre का site, जो कि हम अंडर प्रिविलेज्ड किड्स के लिए बना रहे हैं। उदयपुर से 8 किलोमीटर, मतलब 40 किलोमीटर अंदर गोकुंदा है। गोकुंदा जहाँ पर महाराणा प्रताप जी का कॉरोनेशन हुआ था, उससे थोड़ा सा पास इंटीरियर में जाकर देयर इज अ विलेज कॉल्ड अवनी। तो वहाँ उसके सराउंडिंग में 100 गांव हैं। तो उनके बच्चों के लिए जो भील ट्राइब के बच्चे होते हैं उनके लिए हम एक स्कूल बना रहे हैं। it is a very important project for me and it is really very close to my heart because जो मैं एक मैं थॉट प्रोसेस के लिए साथ चल रही थी कि मुझे लोगों को हेल्प करना है। तो ये एक एनजीओ है जो कि अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए स्कूल बना रहा है। तो एक कुछ तरीके से मैं उस थॉट को साकार कर पा रही हूँ कि मैं हेल्प कर रही हूँ फॉर दैट प्रोजेक्ट टू बी हम्म। ऑन साइट। और फिर हम इसी स्पेस में, मतलब इंस्टीट्यूशनल और रेजिडेंशियल स्पेस में ही आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वी वांट टू डू बिग प्रोजेक्ट्स, मतलब बिग इन दैट नॉट इन सेंस वॉल्यूम्स, बट हम कुछ डिफरेंट अच्छे डिजाइन प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं तो इन आपके रेजिडेंशियल। अपने जो आजकल जो चल रहे हैं जो की प्रोजेक्ट्स हैं या जो आपने की प्रोजेक्ट्स किए हैं पिछले कुछ सालों में, वुड यू लाइक टू शेयर अबाउट दोस? श्योर। सो अभी जिस यूनिवर्सिटी से मैं पास आउट हुई थी, इट्स अ यूनिवर्सिटी, आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर। तो उनके लिए ही हम, आईटीएम ग्लोबल स्कूल है उनका, तो उसके लिए हम एक 1.5 लाख स्क्वायर फीट का बिल्डिंग कर रहे हैं। दैट्स अ ग्लोबल स्कूल का हॉस्टल। वो उस यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा बिल्डिंग है। और और क्या क्या लाइक, खास चीज क्या कर रही है उस बिल्डिंग में, उस प्रोजेक्ट में? सो इट इज बिकॉज इट्स अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, तो उसमें हमने ट्रिपल हाइटेड एक एट्रियम डिजाइन किया है और बहुत वेल वेंटिलेटेड बिल्डिंग। इट्स अ वेरी डिफरेंट बिल्डिंग। हम उस उधर ग्वालियर के नेटिव आर्ट से भी इंस्पायर हुए हैं। जो भी ग्वालियर के पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग्स में जो जालियां होती थी उससे इंस्पायर होकर हमने इस बिल्डिंग में इनकॉर्पोरेट किया है। अलॉन्ग विद इट जो बिल्डिंग है उसका शेप इज हेप्टागोनल। तो वो बिल्डिंग ज्योमेट्री से ड्रिवन है। तो नीचे उसका जो प्लेसमेंट है, इट इज लाइक अ ट्रायंगल। एंड ऊपर जाते जाते, मतलब आफ्टर 4 फ्लोर्स वो बिल्डिंग स्ट्रेट हो जाती है। तो ये एक डिफरेंट स्पेस था जो हमने एक्सप्लोर किया है इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। हॉस्टल आपने भी देखा होगा, हॉस्टल्स यूजुअली बहुत बोरिंग होते हैं कोई भी इंस्टीट्यूट या स्कूल्स के। तो हमने उसको वो बोरिंगनेस हटाने का टोटली कोशिश किया है
इवन इन जो फ्लोरिंग हमारे स्पेस में हुआ है उसमें हमने ज्योमेट्री से इंस्पायर होके शेप्स लिए हैं। क्योंकि आर्किटेक्चर particularly is such a field, and if you are also part of execution which is building, तो अब उसमें आपके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, लेबर है, मटेरियल है, डिलीवरी है, एवरीथिंग, एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग गोज रॉन्ग जब आपका प्रोजेक्ट चल रहा होता है। तो स्ट्रेसेस तो काफी सारे होते हैं उस टाइम पे। तो ये जो लॉट जो ऑफ जो पूरी टीम है, एट द सेम टाइम दिस एंटायर वर्क इज डन बाय अ टीम। वो वर्कर से लेकर के, लेबर से लेकर के, और जो आर्किटेक्ट है वो पूरी एक टीम की तरह काम कर रहे होते हैं। तो हाउ, व्हाट हैज इट टॉट यू in terms of team management, in terms of managing this entire project management? सो हमेशा मेरा एक थॉट प्रोसेस रहा है कि हमें हमेशा ऊपर से देखना चाहिए अपने, मतलब ईगल आई व्यू से आपको देखना चाहिए कि नीचे क्या चल रहा है। तो आप उनके बीच में रह के काम करिए, पर लीडरशिप का एक मेरा एक सिद्धांत है कि हमेशा ऊपर से देखो कि क्या समस्या है ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब लोग कहाँ गलत हो रहे हैं या क्या चीज कहाँ मिस हो रही है जिसकी वजह से काम गड़बड़ हो रहा है। तो मैं पहले वो देखकर उन छोटी छोटी चीजों को, अगर पर्टिकुलर से मेरा कोई एम्प्लॉय किसी चीज, मेरी टीम मेंबर अगर सोच रहा है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, ये काम नहीं कर पाऊंगी, तो मैं इंडिविजुअली उसको पर्सनली बुला के पूछूंगी कि क्या इश्यूज रहे हैं, क्या कर सकते हैं, आप बताइए कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि एज अ ह्यूमन उनसे कनेक्ट करूँ हर चीज में। और अगर आप एक ह्यूमन कनेक्ट बना लेते हैं लोगों के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि आप एक लेबर को भी डील कर रहे हैं, आप एक कॉन्ट्रैक्टर को भी डील कर रहे हैं, आप क्लाइंट को भी डील कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका ह्यूमैनिटेरियन कनेक्शन है सबके साथ, तो आप स्मूथली कर सकते हैं। और आपको थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा सामने वाले का क्या थॉट प्रोसेस है। आपको क्लाइंट के टुवर्ड्स भी एम्पैथेटिक होना है, आपको कॉन्ट्रैक्टर समटाइम्स उसका भी पेमेंट डिले हुआ है या कुछ भी हुआ है तो उसके टुवर्ड्स भी एम्पैथेटिक रहना है। तो आप एक मीडिएटर हैं, तो आपको उस तरीके से एक थॉट प्रोसेस रखना पड़ता है कि आपको हर चीज को सॉल्व करते हुए चलना है। एवरी डे इज ऑन 10 डिफरेंट न्यू चैलेंजेस व्हिच आई फेस ऑन डिफरेंट साइड्स, तो आपको हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो जब ये इस तरीके के चैलेंजेस, जो हर साइट पे 10 अलग तरीके के चैलेंजेस होते हैं और उनको आप डील कर रही होती, तो दीज चैलेंजेस वुड हैव मेड सम इम्पैक्ट ऑन यू, इन्होंने आपको भी बदला होगा। तो किस तरीके से आप बदली हैं, ये बताइए। सो एवरी न्यू पर्सन यू मीट विल हेल्प यू ग्रो। मतलब मेरा बचपन से एक थॉट प्रोसेस रहा है कि जिस भी एक नए व्यक्ति से आप मिले, उससे आप कुछ भी एक, कोई ना कोई, किसी भी दुनिया के किसी भी खराब से खराब व्यक्ति में भी एक ना एक अच्छी बात होगी। तो आप एक वो अच्छी बात को देखिए, उसको अपने जीवन में उतारिए, और बाकी जो 10 खराब बातें हैं उसको भूल जाइए। अगर आपने उसकी वो 10 खराब बातें देखी ना, और वो उसमें से अगर एक या दो भी आपके अंदर आ गई, तो आप गलत डायरेक्शन में चले जाएं। सो आई ट्राई टू लर्न। सो अगर आप सोचे कि मैंने किस तरीके से बिजनेस किया, मैंने अपने क्लाइंट से बहुत सीखा है। गिव मी एन एग्जांपल। जैसे कि जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो हम उतना सोचते नहीं थे फाइनेंसेस वगैरह के बारे में या कैसे चलेगा, हम लोग पूरा डिजाइन ड्रिवन फॉर्म थे। तो जब मेरे एक क्लाइंट हुए, एक बिजनेस ओनर हैं, तो उनसे जब मैंने बात किया, तो वो पूरे एक्सेल शीट्स बनाते थे अपना एक्सपेंसेस का, फिर उनका कितना खर्चा हो रहा है, फिर उसमें किस तरीके से एम्प्लॉयज की सैलरी जा रही है। तो उधर से मैंने ये सीखा कि अच्छा, ये मेंटेन करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अभी मान लीजिए मेरा ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा नहीं है, बट जब बढ़ेगा तो मेरे ऊपर एक बोझ आएगा, तो मुझे इसको कैलकुलेटर रखना है। और फिर एक फंडिंग, मतलब अगर आप सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एक मंथ में कमा रहे हैं या एक साल में कमा रहे हैं, तो उसमें से आपको कितना सेव करना चाहिए अपनी कंपनी एक्सपेंशन के लिए, वो सारी चीजें मैंने अपने क्लाइंट से सीखी है। हम्म। और मैन मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट,
क्योंकि जब आप ये लार्ज टीम्स जो एग्जीक्यूट कर रही हैं, इनके साथ डील कर रहे होते, उसके बारे में क्या सीखा? Being a young entrepreneur, like at my age when I started off, तो मतलब people used to not take us very seriously. मतलब अगर मेरा client मुझ पे trust करके मुझे project दे रहा है, but मेरा contractor सोचेगा इसका उम्र तो इतना है नहीं कि मैं इससे एक तो एक वो मेल ईगो कि ये women कैसे मुझे कुछ बता रही है, देन उसके बाद फिर एक एज फैक्टर कि आप तो इतनी यंग है, तो आपको क्या समझ? मुझे तो 20 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे तो ये पता है, मैं तो ऐसे ही करता आ रहा हूँ, यही सही है। हम्म। तो वो आपको कोप अप करने के लिए बहुत एक हम्म। सीखना पड़ता है कि किस तरीके से काम निकाला जाए। हाँ, तो उसमें आपने कुछ 2-3 सूत्र बना लिए हैं कि कैसे क्या करना पड़ेगा काम निकलवाने के लिए? मोस्टली कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल बेंड नहीं होते, तो उनको तो फिर हम हाथ जोड़ के बोल देते हैं कि आप मत आइए साइट पर। लेकिन जो लोग मुझे लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा इनके अंदर अब जनरेशन से चलता हुआ आ रहा है कि मैं स्ट्रिक्ट रहूंगा टुवर्ड्स वुमेन, या फिर मैं नहीं सुनूंगा हम्म। बात किसी भी वुमेन की, हम्म। तो उनको डील करने के लिए मैंने बना लिया एक मैकेनिज्म कि भाई अगर मेरी साइड पे काम करना है तो तो क्या करना ही करती हैं? पड़ेगा। गिव मी एन एग्जांपल टू So गेट। sometimes you have to show them कि आपको अपना अथॉरिटी दिखाना पड़ता है ऑन साइट। तो जब आप फर्स्ट टाइम किसी साइट पर जाते हैं, उसी टाइम पे अगर आपने वो एक अपना अथॉरिटी और लीडरशिप दिखा दिया, तो वो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम से वो आपको फिर बच्चे की तरह ही ट्रीट करता है। तो अगर कोई आपको वैसा ट्रीट कर रहा है कि अरे बेटा, तो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। ओके, तो क्या करती हैं आप? कोई अगर कॉन्ट्रैक्टर आपसे बात कर रहा है इसी तरीके से, अरे बेटा ऐसा कर दो वैसा कर दो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ तो 20 साल से मेरे पे एक्सपीरियंस है, ऐसे करना चाहिए, तो आप क्या करती हैं फिर? तो मैं तो स्ट्रेट अवे बोल देती हूँ, देखिए अगर मैंने ये ड्राइंग बनाया है और मुझे पता है कि यहाँ पर ये मैंने डिजाइन किया है और ये काम इस तरीके से होना चाहिए, तो अगर आप करने के लिए रेडी हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत तेज अच्छे से नॉलेज है इस चीज की, तो हो सकता है कि क्लाइंट मुझे नहीं हायर करता, आप ही को करता है इसको काम करने के लिए, तो आप डायरेक्टली कर लेते, तो उस जगह मेरी जरूरत तो पड़ती नहीं। हम्म। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं हूँ यहाँ पर, तो आप ये बात सुनिए, इस तरीके से करिए, और इस पे अगर कुछ भी गलती होती है या कोई भी फॉल्ट आता है साइड, तो उस चीज के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर आपने अपनी मर्जी से ये कुछ भी काम किया है, तो टोटली ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और अगर क्लाइंट अग्री कर रहा है कि आप ये काम करिए इस तरीके से, जो कि आप बोल रहे हैं 20 साल से आपको एक्सपीरियंस है, तो फिर आप करिए, लेकिन मैं ओके, तो आप नहीं बेसिकली रहूंगी अपनी इसमें अथॉरिटी को असर्ट करती हैं वहां पर। टोटली। वेरी गुड। और उनको उन्हीं की लैंग्वेज में समझाती हूँ कि वो रहे दिमाग में कि हाँ ये है इम्पोर्टेंट, ओके, बहुत तो इम्पोर्टेंट है ये चीज। इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी जर्नी में कभी कोई ऐसा समय आया जब आपको लगा कि बहुत हो गया, ये और नहीं करती मैं, अब कोई अच्छी फर्म में जाके नौकरी करती हूँ? आई वोंट लाई, इनिशियली मुझे ऐसा फीलिंग्स आते थे। 2021 में भी जब हमने स्टार्ट किया था, बहुत एनर्जी थी, सब था, बट जब थोड़ा सा एक डाउन फेज आया, तो फील हुआ कि शायद एक एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो शायद बहुत अच्छे से रिटर्न्स आए। बट नहीं, उसके जब जब भी ऐसा एक छोटा सा थॉट आता है, तो उसके अगले दिन या एक दो दिन बाद ही कुछ बहुत अच्छा हो जाता है बिजनेस में, तो दैट केप्ट अस गोइंग। गिव मी एन एग्जांपल जब आपको लगा कि अब ये बड़ा मुश्किल हो रहा है, और फिर भी आप उस प्रोजेक्ट में लगी रही, तो कहाँ से वो हिम्मत आई, कैसे कैसे किया? एज आई टोल्ड यू, जो हमारा पहला प्रोजेक्ट, जो हमने बड़ा प्रोजेक्ट क्रैक किया था, उसके लिए मतलब जो यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर थे उस टाइम पर, उन्होंने हमें अप्रोच किया था फॉर अ प्रोजेक्ट। तो वो हमने करना स्टार्ट किया था 2021 अप्रैल में। तो उस ड्यूरिंग दैट टाइम हमको वो प्रोजेक्ट अवार्ड नहीं हुआ था, तो हम करते रहते थे, एवरी अदर वीक मीटिंग्स रखते थे, प्रपोजल्स दिखाते थे और ऑप्शंस दिखाते थे।
आप मानेंगे नहीं, नवंबर 2022 में मुझे फर्स्ट पेमेंट रिसीव हुआ था वो प्रोजेक्ट के लिए। हम्म। तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल तक आप लगे रहे तो टू डेढ़ गेट डेढ़ दैट डेढ़ साल प्रोजेक्ट। तक आपने होल्ड कैसे किया? क्योंकि शुरू के दिन थे, खर्चे होंगे, सब कुछ, तो कैसे So we कैसे were at that time having a different project, जो एक इंटीरियर प्रोजेक्ट हम कर रहे थे 10,000 स्क्वायर फीट का घर। तो उससे वो उससे मैं और अभिषेक we were having some money, and उसके साथ साथ हम कुछ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी कर रहे थे। तो फीस आता रहता था, पर जो मैन पावर और जो स्ट्रेंथ हमको चाहिए था उतना बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए वो नहीं था, बट हम लगे रहते थे। तो ये बताएं कि अब अगर आपको अपनी ही जर्नी को देखें पिछले 4-5 सालों की, तो अपने यंगर सेल्फ को, यंग प्रियांशी को आप क्या एडवाइस दोगी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर आप अपनी आर्किटेक्चरल फर्म शुरू कर रही हैं या कोई कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं? आई वुड स्ट्रेट अवे से कि इट टेक्स अ लॉट। अगर आपके अंदर उतना है, मतलब जज्बा टू टेक एवरीथिंग, मतलब क्लाइंट की डांट से या फिर क्लाइंट या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो उनको आप डील कर सकते हैं। ड्राइंग्स डिजाइन में आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि आपके डिजाइन आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द बॉक्स हैं, तो आप सोच सकते हैं। और लेकिन इट टेक्स अ लॉट टू बिल्ड अ बिजनेस। हम्म। सो अगर उतना आप तैयार हैं देने के लिए तो वेलकम। So thank you very much, Priyanshi, for sharing your journey, sharing your stories, and I'm sure your stories will inspire others uh, to dream and think about doing something on their own. So thanks a lot. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और आई होप कि कुछ लोग इंस्पायर हो इस स्टोरी से Yeah, I hope और so. ओके।